नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश की। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, यूपीटेट, एमटेट, सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न सभी लोगों का सही होना चाहिए। और साथ ही बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जाके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और जल्दी से एक बार शेयर करिए। तो वीडियो को शुरू किया जाता है, क्लास को शुरू किया जा रहा है। एक बार शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में, और साथ ही लाइक करना ना भूलें। जितने लोग इस समय लाइव हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने पहले प्रश्न में, अब बता दें कि जो 15 प्लस हिंदी के रखे गए हैं उनमें से आप लोगों को 10 सही करना है, और 5 प्लस प्रश्न जो इंग्लिश के रखे गए हैं उसमें से 3 प्लस आप लोगों को सही करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या करा है, अष्टछाप के कवि नहीं है। यहाँ पे अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? यहाँ पे नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। ठीक है, तो राइट आंसर इनका जल्दी से बताइए आप लोग। राइट आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर कौन सा सही होगा। हमारा पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। अष्टछाप कवि कौन नहीं है? यहाँ पे नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। नाभादास जी जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, अष्टछाप के प्रमुख कवि में कौन कौन आते हैं? सूरदास जी आते हैं। ठीक है, सूरदास जी आते हैं। ठीक है, और इनके साथ ही कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास भी आते हैं। ठीक है, सूरदास प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सूरदास भी हैं अष्टछाप के कवि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? आत्मसाक्षात्कार कहा जाता है, स्वानुभूति कहा जाता है, अनिर्वचनीय कहा जाता है, और यहाँ पे रहस्य। ठीक है, तो रहस्य जो होता है इसके अंतर्गत भी आप वाणियों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, यानी किसी को बता सकते हैं अपनी अपनी कल्पनाओं को। और यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है, स्वानुभूति यानी अपने अंदर की जो वाणियाँ हैं एक दूसरे से व्यक्त कर सकते। आत्मसाक्षात्कार यानी किसी एक और दूसरे व्यक्ति को आप अपने मेल जोल पर चर्चा के माध्यम से बता सकते हैं, अपनी वाणियों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अनिर्वचनीय। ठीक है, जिसका कोई वचन न हो, यानी जिसकी कोई वाणी न हो। इसके राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। और सभी लोग एक बार कमेंट करिए, और कमेंट में सभी लोग अपना अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि आचरण की सभ्यता किसकी निबंध है? ठीक है, आचरण की जो सभ्यता है ये किसकी निबंध है? यहाँ पे कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का, और यहाँ पे कह रहा है सरदार अपूर्व का सिंह का, और तीसरा कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का, चौथा कह रहा है कि पद्मा सिंह का। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि आचरण की सभ्यता किसकी निबंध है। यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या फिर चौथा सही होगा। राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि राइट आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। पहला सही होगा, ठीक है, हमारा पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा। तो तीसरे का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह के पे जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, इनका जो निबंध है, और कई और निबंध भी है। ठीक है, इनके बहुत से निबंध है, जिसमें एक आती है ये प्रमुख जो रचना इनकी है, सच्ची वीरता। ठीक है, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता भी एक प्रमुख रचना इनकी है। ठीक है, निबंध है, सॉरी रचना नहीं है, निबंध है इनकी। ठीक है, और इनके द्वारा ही लिखी गई है। और एक और आता है मजदूर और प्रेम। ठीक है, इनकी ही एक निबंध है, मजदूर और प्रेम। ठीक है, और प्रेम इनकी ही रचना है। ठीक है, इनकी ही निबंध है, याद रखिएगा, इनकी ही रचना है, मजदूर और प्रेम। ठीक है, यहाँ पे और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो मार्कर है अगर सही से नहीं आप लोगों को पता चल रहा है तो हम मार्कर का कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे चौथे का तो राइट आंसर जो देखिए क्या होता है, भूषण किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के थे, आदि काल के थे। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि यहाँ पे भूषण किस काल के कवि थे? यहाँ पे वीरगाथा के, और यहाँ पे भक्ति काल के, रीति काल के, और यहाँ पे आदि काल के। तो जल्दी से बताइए चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पे। तो राइट आंसर चौथे का जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा, रीति काल के कवि थे। ठीक है, यहाँ पे भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के थे कवि। और इनकी बता दें कि इन्होंने ये रचनाएं जो 17वीं शताब्दी में रचित किया था। कि कब किया था? 17वीं। ठीक है, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, शताब्दी में इन्होंने रचित किया था, याद रखिएगा। यहाँ पे भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे, और इन्होंने 17वीं सदी में, ठीक है, 17वीं सदी में इसकी रचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और रीतिकाल के अन्य कवियों में केशव दास भी थे। ठीक है, रीतिकाल के अन्य कवियों में कौन कौन थे? केशव दास,
केशव दास भी थे और इनके अलावा और भी एक लोग थे और जिनका नाम था भिखारी, ठीक है, भिखारी दास, ठीक है, परमाकर और रसी कोविंद भी थे, ठीक है, और घनानंद भी इसमें एक शामिल है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथे के साथ यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न पे। देख लेते हैं पाँचवा प्रश्न किन किन लोगों का सही होता है, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सी टेट हो या फिर एम टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है, ठीक है। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है, ठीक है। तो यहाँ पे पाँचवें का जल्दी से बताइए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा। हमारे यहाँ पे करुण रस, वीर रस, हास्य रस या फिर श्रृंगार रस, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पे उत्साह जो है किस रस की अस्थायी भाव है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा वीर रस के साथ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा वीर रस के साथ जाएगा। और इसमें क्या होता है, उत्साह वीर रस की अस्थाई भाव है, ठीक है। करुण जो होता है, ठीक है, यहाँ पे करुण जो है ये शोक है, ठीक है, शोक रस का भाव है, ठीक है, शोक रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। और आप बता दें कि जो हास्य है, ठीक है, हास्य जो है ये जो है हास का, ठीक है, हास यानी किसी का उपहास करने पे होता है, ठीक है, हास का आ जाएगा। और जो यहाँ पे श्रृंगार रस है ये अस्थाई भाव होता है, ठीक है, अस्थाई, ठीक है, रति भाव का आएगा, ठीक है। श्रृंगार जो होता है रति भाव का आएगा। याद रखिएगा हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वीर रस होगा। वो करुण का जो आएगा आप लोगों का, जो करुण का आएगा ये शोक में आ जाएगा। हास्य का जो आएगा आप लोगों का हास में आएगा, किसी का उपहास करने में। और श्रृंगार रस का जो होता है अस्थाई भाव ये रति के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, तो हमारा वीर रस का, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ छठे प्रश्न पे। और साथ ही कह देंगे कि एक बार जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से जुड़े हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर कर दीजिए जल्दी से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। देख लेते हैं कवितावली की रचनाकार कौन है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। सूरदास हैं, जायसी हैं, तुलसीदास हैं या फिर घनानंद है, ठीक है। तो छठे का राइट आंसर बताइए कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए हमारा कौन सा होगा। कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनानंद, कौन से हैं कवितावली के रचनाकार, ठीक है। तो चलिए बताइए यहाँ पे आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा छठे का तीसरे के साथ जाएगा यहाँ पे तुलसीदास जी, ठीक है। तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार हैं, ठीक है। और बता दें कि जो कवितावली है इनके अंतर्गत तुलसीदास ने एक और किया था गीतावली, ठीक है। गीतावली की भी इन्होंने ही रचना किया है, याद रखिएगा। और बता दें कृष्ण गीतावली और दोहावली आदि सभी रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। कृष्ण देवावली, ठीक है, कृष्ण जो गीतावली है ये भी तुलसीदास की ही रचना है, ठीक है। और सभी रचनाएं जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का के महत्वपूर्ण यहाँ पे पहलू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। देख लेते हैं सातवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। और जितने लोगों का सही होता है एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते चलिए। और जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। जो विनय की पत्रिका है उसकी भाषा कौन सी, किस भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भ्रंश भाषा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सातवें का हमारा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो हम इसमें बताएंगे आप लोगों को किसके द्वारा रचना किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा या फिर यहाँ पे अपभ्रंश है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा अपभ्रंश, ठीक है। यहाँ पे ब्रज भाषा, ठीक है। याद रखिएगा ब्रज भाषा की जाएगा। और इसके रचयिता जो थे तुलसीदास जी थे, ठीक है। कौन थे? तुलसीदास जी थे। ब्रजभाषा और विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी थे। और यहाँ पे बता दें कि इन्होंने ही 1585 ईस्वी में, ठीक है, कब किया था? 1585, ठीक है, 1585 में, ठीक है। इनकी रचनाएं जो थे 1585 ईस्वी में व्यक्तिगत एकांतित अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक अनूठा भक्ति काव्य है, ठीक है। और ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इसमें 280 पद हैं, ठीक है। ब्रज भाषा में लिखी गई थी विनय पत्रिका। इसमें 280 पद हैं, ठीक है। याद रखिएगा पद हैं। तथा शांत रस की इसमें अधिक प्रधानता मिली। जो शांत रस है इसमें अधिक प्रधानता मिली है। बता दें कि जो ब्रज भाषा है ये विनय पत्रिका की जो भाषा है ये ब्रज भाषा में है। और इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। और इसे रचित कब किया गया था?
था? 1585 में किया गया था। इसमें पद कितने हैं? 280 हैं, ठीक है। याद रखिएगा पद जो हैं 280 हैं और इसके जो ब्रजभाषा के रचयिता हैं तुलसीदास जी हैं। और कब रचित किया गया था? 1500, याद रखिएगा 1580 1585 में इसे रचित किया गया था, ठीक है। इसमें 280 पद हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अगर गलत कर दिया तो सभी प्रश्न आप लोग ऐसे प्रश्न गलत कर दिएंगे और सीटेट में अधिकतर एक प्रश्न इसमें से आता है, ठीक है। इस वर्ग से एक प्रश्न आप लोगों को सीटेट में मिलेंगे, ठीक है। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे अदर एग्जाम हो, वो सभी में पूछे जाते हैं। ट वर्ग के किस प्रकार के व्यंजन है, ठीक है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो कंठ्य है, तालव्य है, या फिर मूर्धन्य है, या फिर दंत है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, क वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, या फिर यहाँ पे दंत है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ट वर्ग के किस प्रकार में व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा 8वें का, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा ट वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, ठीक है, जो वर्ण आते हैं, ठीक है, वर्ण आते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे बता दे रहे हैं। यहाँ पे ट, ठ, ड, ढ और यहाँ पे अड़ा भी आएगा, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा भी आएगा, याद रखिएगा। और सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ये वर्ण कठोर तालु के मध्य भाग, यानी जो हमारा कठोर जो तालु है उसके कठोर मध्य भाग में जो जीभ है उसकी उल्टी हुई, ठीक है, नोक के नीचे जो भाग है, ठीक है, हमारे जो तालु उसके नीचे भाग जो नोक है उस पर आती है। जीभ की उल्टी हुई नोक के नीचे आती है, ठीक है। सभी स्पर्श होकर उच्चारित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। ऐसी स्थिति में जो ध्वनि निकलती है उसे मूर्धन्य कहा जाता है। आप लोगों को एक सूत्र बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जाएगा और एक सूत्र है KTMDO, ठीक है। याद रखिएगा के से कंठ, टी से तालु, ठीक है, एम से मूर्धन्य, ठीक है, डी से दंत, ठीक है, दंत होगा और ओ से ओष्ठ होगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा KTMDO। इसके आधार पे आप लोग बना, बस आप लोग यही याद रख लीजिए, KTMDO याद कर लीजिए। इसके के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ होगा, ठीक है। इतना याद कर लीजिए। इसके अंतर्गत आप लोगों के सभी आ जाएंगे, ठीक है। KTM याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख ले रहे हैं KTMDO, ठीक है। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से ओष्ठ, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, ठीक है। इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अपने 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कितने लोगों का सही होता है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है, ठीक है। ये 3 बार पूछा जा चुका है, इसे भी इस बार रख लिया गया है। और बताइए कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अंधेर नगरी के जो लेखक हैं वो कौन है। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि हरिकृष्ण प्रेमी हैं, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, चौथा कह रहा है कि राम कुमार वर्मा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ठीक है। राइट आंसर जल्दी से बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पे। तो आशा करते हैं इसका आंसर आप सभी लोग देंगे और अच्छे से देंगे, क्योंकि ये आप लोगों को पता होगा और BTC में BEd में भी ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा अकॉर्डिंग आपके कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9वां का राइट आंसर होगा, यहाँ पे हमारा तीसरा सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये लेखिका के इनकी रचना है। अंधेर नगरी के लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अंधेर नगरी जो सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, ठीक है, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा तथा वैदिकी हिंसा न भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाटक है, ठीक है। ये क्या है? ये नाटक है। अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। इसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत मिलेंगे। सत्य हरिश्चंद्र भी आएंगे, ठीक है, अंधेर नगरी भी आएगा, कर्पूर मंजरी भी आएगा, मुद्रा राक्षस भी आएगा, ठीक है। याद रखिएगा। और राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे 9वें का जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाला कवि कौन है, ठीक है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाला कवि कौन है? यहाँ पे जगनीश हैं, खुसरो हैं, यहाँ पे सरपहा हैं, या फिर गोरखनाथ हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए 10वें का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। आदिकाल में पहेलियाँ लिखनी, देखिए यहाँ पे पहेलियों की बात किया है, ठीक है, नाटक की बात नहीं किया है, पहेलियों की बात किया है, पहेलियाँ बूझने की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आदिकाल में पहेलियाँ लिखने के वाले कवि कौन से हैं? जगनीश हैं, खुसरो हैं, सरपहा हैं, या फिर गोरखनाथ हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे
हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, खुसरो के साथ जाएगा। याद रखिएगा, खुसरो के साथ हमारा जाएगा राइट आंसर, खुसरो के साथ जाएगा। इसमें आदिकाल में लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि जो विद्यापति और अमीर खुसरो के नाम प्रमुख है। ठीक है, इसमें देखिए दो लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे विद्यापति हैं। ठीक है, विद्यापति इनका भी नाम आता है। ठीक है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने में विद्यापति और यहाँ पे खुसरो के भी नाम आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए अब 5 प्रश्न इंग्लिश के हैं उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर हमारा कितने लोगों को, जो इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको देख लेते हैं। उनकी जो मांग थी कि सर इंग्लिश की भी कराई जाए, तो 5 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब आप बताइए, छाया वर्मा जी और जितने लोग भी थे उनकी मांग थी कि इंग्लिश चलाई जाए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि इनका कितना सही होता है और स्कोर इनका कितना जाता है, और सभी लोग करने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे पहला ये कह रहा है कि ग्रामर ये कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है हमारा कि अंग्रेजी भाषा में व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कितनी व्यंजन ध्वनियाँ यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जो व्यंजन की भाषा है अंग्रेजी में कितनी है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा ये कह रहा है कि 24 हैं, 21 है, 22 हैं या फिर 23 है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट लैंग्वेज हैज इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जो अंग्रेजी भाषा में जो व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, 24 हैं, यहाँ पे 21 हैं या फिर 22 हैं या फिर यहाँ पे 23 हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, 24 होते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजी में जो व्यंजन की जो ध्वनियाँ हैं वो 24 हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज इन ए मल्टीप्लस कंट्री। ठीक है, यानी कह रहा है, इसका कहने का अर्थ ये है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश इन इंडिया इज इन ए मल्टीप्लस कंट्री। ठीक है, यानी जो भारत देश में अंग्रेजी एक जो होती है बहुभाषिक है, इसमें से कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक एनसीएफ 2005 के अनुसार इंडिया में अंग्रेजी की बहुभाषिक कंट्री है, कौन सी है, उसके अंतर्गत कौन सा आएगा। पहला कह रहा है कि यहाँ पे पहला जो कह रहा है हमारा कि एन ए सोसाइटी लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि ये फर्स्ट लैंग्वेज, तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे तीसरा ये करा कि ये फॉरेन लैंग्वेज, और चौथा करा है हमारा यहाँ पे कि ये ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या करा है। पहला करा है कि यह एक सहयोगी या सामाजिक लैंग्वेज है। दूसरा यहाँ पे हमारा कह रहा है यहाँ पे कि ये फर्स्ट लैंग्वेज, यानी ये प्रथम भाषा है या पहली भाषा है। ठीक है, और दूसरा करा है कि ये विदेशी भाषा है। तीसरा ये जो कह रहा है कि ये वैश्विक भाषा है। ठीक है, चौथा वैश्विक भाषा बता रहा है। तो राइट आंसर इसका बताइए कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी भाषा इंडिया की मौलिक यानी बहुभाषिक कंट्री है, यानी देश में कौन सी भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है एनसीएफ 2005 के अनुसार इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि हमारा यहाँ पे पहला कह रहा है कि ये सोसाइटी लैंग्वेज। ठीक है, यानी सामाजिक भाषा कह रहा है, सामाजिक भाषा की बात कर रहा है। यहाँ पे प्रथम भाषा की बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये विदेशी भाषा है, और यहाँ पे कह रहा है कि वैश्विक भाषा है। ठीक है, वैश्विक भाषा है। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए कि पहले सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो अंग्रेजी है ये वैश्विक है, क्योंकि ये जो होता है व्यापार। ठीक है, व्यापार में लेन देन का कार्य करता है, और ये हर देश में यानी 206 देश जो हैं उन सभी देशों में अंग्रेजी की बहुत ही मान्यता है। आप जो यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत से ज़्यादा 3 देश, मॉरिशस में, मलेशिया में या फिर इंडिया में और यहाँ पे नेपाल में। ठीक है, 3 से 4 भाषा में बोली जाती है भाषाएं हिंदी, और इसके अलावा जो होता है अंग्रेजी भाषा जो होती है लेन देन व्यापारिक भाषा में आपके हर देश में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा वैश्विक ग्लोबल यानी वैश्विक लैंग्वेज यानी वैश्विक भाषा में आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका पर्यावरण और जो बाल मनोविज्ञान है उसके साथ साथ अंग्रेजी में तो है ही, लेकिन इन दोनों के साथ साथ आएगा, और सभी लोग इसके करने का प्रयास करिए। ठीक है, कह रहा है कि ये चाइल्ड गोट एडमिशन टू ए न्यू स्कूल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये चाइल्ड नोट, ठीक है, गोट एडमिशन ए टू न्यू स्कूल। ठीक है, टीचर वाज सरप्राइज टू सी दैट सी वर्ड स्पीक लैंग्वेज। ठीक है, फ्लुएंटली बट
बट कॉल्ड, ठीक है, बट कॉल्ड कह रहा है कि बट कॉल्ड नॉट स्पीक इन इंग्लिश सी इज ए, यानी कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे को नए स्कूल में दाखिला मिला, ठीक है, शिक्षिका यह देखकर हैरान रह गई थी, हैरान थी कि वह चार भाषाएं बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये वो फोर, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो हैरान रह गई कि वो ये क्या कर रहा है, चार भाषाएं बोल रहा है, ठीक है, चार भाषाएं बोल रहा है और धारा प्रवाह बोलियों के साथ बोल रहा है, लेकिन यूँ आश्चर्य किस लिए थे कि वो अंग्रेजी में नहीं बोल सकता था, ठीक है, वो चार भाषाएं बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए बट कॉल्ड नॉट स्पीक इन इंग्लिश सी इज ए, यानी वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है लेकिन चार भाषाएं बोल रहा है, ठीक है, तो उसकी भाषाएं कैसी होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ए चाइल्ड गोट एडमिशन ए न्यू स्कूल, इसका मतलब ये है कि एक बच्चे का नए स्कूल में दाखिला हुआ। फिर यहाँ पे द टीचर वाज सरप्राइज टू सी दैट सी वर्ल्ड स्पीक फोर लैंग्वेज, यानी वो चौकन्ना यानी हैरान हो गई कि वो जो बालक है वो चार भाषाएं जानता है, ठीक है, चार भाषाओं के प्रवाह के साथ बोल सकता है। यहाँ पे करा फ्रंटली बट कॉल्ड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, यानी लेकिन वो अंग्रेजी भाषा को नहीं जानता, नहीं बोल पा रहा है, तो उसकी भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी, ठीक है, यहाँ पे पहला करा है कि लैंग्वेस्ट, यानी यहाँ पे करा है कि लैंग्विस्ट, यानी यहाँ पे जो होगा पहला करा है कि ये भाषा विज्ञान होगा, ठीक है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत आएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दूसरा हमारा क्या रहा है कि मोनो लैंग्वेज, ठीक है, मोनो लैंग्वेज के अंतर्गत एक ही भाषा आएगा, ठीक है, एक ही भाषा एकीकरण की भाषा आएगा, और यहाँ पे कह रहा है बिलिंगुअल, ठीक है, यानी द्विभाषा, यानी ठीक है, यहाँ पे द्विभाषी की बात कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज का जो कह रहा है कि बहुभाषिक आएगा, ठीक है, बहुभाषिक आएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे पहला होगा उसका भाषा विज्ञान होगा, या फिर कह रहा है यहाँ पे दूसरा कि मोनो लैंग्वेज यानी एक ही भाषा आएगा, या फिर बिलिंगुअल द्विभाषा आएगा, या फिर कह रहा है कि मल्टीप्लस। आप देखिए ये दूसरा दो तो गलत हो गया हमारा, यहाँ पे मोनोलॉजिक करा है और लिस्टेंट करा है, ठीक है, यहाँ पे भाषा विज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो भाषा पर वो का बोल अपने पहले से कर रहा है, ठीक है, और मोनो लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे एकीकरण भाषा भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दो आएगा आपका, दो तो गलत हो गया पहला दूसरा, अब बचा हमारा यहाँ पे दो, ठीक है, यहाँ पे देखिए बचा दो, दोनों में से आपका द्विभाषा होगा, द्विभाषा या होगा या फिर बहुभाषा होगा, बहुभाषा। देखिए यहाँ पे एक से जो दो भाषाएं होगी अगर, ठीक है, यहाँ पे देखिए कर रहा है यहाँ पे फोर, ठीक है, वो कितनी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, फोर भाषाओं के, यानी एक से दो भाषा अगर बोलता तो द्विभाषा में आ जाता, लेकिन तीन से चार भाषाएं बोल रहा है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर के साथ जाएगा, चौथे के साथ यहाँ पे हमारा जाएगा, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज के साथ जाएगा, यानी ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। अगर समझाने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोगों को पर्यावरण और इसके अंतर्गत आप लोगों को जो होगा यहाँ पे बाल मनोविज्ञान में भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द स्टडी आप मीनिंग इन एग लैंग्वेज इन नाउ एस, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा यहाँ पे कह रहा है कि द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इन ए नाउ इज, ठीक है, तो इसका अर्थ ये होगा कि किसी भाषा में अर्थ का अध्ययन निम्न रूप से किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जाना चाहिए, यानी कह रहा है कि द स्टडी किया जाना चाहिए, यानी किसी भाषा में, ठीक है, मीनिंग इन द लैंग्वेज इन नाउ एस, यानी किसी भाषा में, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किसी भाषा में अर्थ का, ठीक है, अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे लैंग्विस्ट यहाँ पे कह रहा है, दूसरा कह रहा है हमारा कि सिस्टेमिक, और तीसरा कह रहा है यहाँ पे हमारा यहाँ पे कि सिमेस्टिक, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि हमारा यहाँ पे कि फार्मेसियोलॉजी, ठीक है, फार्मेसियोलॉजी, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा कि जो हमारा जो किसी भाषा में जो अर्थ है, ठीक है, किसी भाषा में अर्थ का अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, जल्दी से बताइए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जो लैंग्विस्ट होगा इसका होता है भाषा विज्ञान होगा, ठीक है, भाषा विज्ञान होगा, याद रखिएगा, भाषा विज्ञान होगा। दूसरे का जो होगा इसका कॉमन यानी कॉमन भाषा होगा, यानी सामान्य भाषा होगा, ठीक है, सामान्य भाषा। और तीसरा जो होगा सिमेस्टिक जो होता है शब्दार्थ होगा, ठीक है, शब्दार्थ होगा। और चौथा जो होगा फार्मेसी की, इसका अर्थ होता है सभी को मिलाकर भाषाएं जो बोली जाती हैं। तो राइट आंसर इसका जल्दी से बताइए कि राइट आंसर जो सभी, ठीक है, किसी भाषा में जो अर्थ का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत किया जाता है, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, शब्दावली के साथ किया जाता है, ठीक है, उसके अर्थों को जानकर किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने
15वें और अंतिम प्रश्न के बाद जो इंग्लिश का अंतिम प्रश्न, इसके बाद फिर आप लोगों को हिंदी के 5 प्रश्न और मिलेंगे 20 तक। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 15वां हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15वां ये कर रहा है हमारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होगा और अर्थ के साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत आता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर रहा है हु कॉल्ड सी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हु कॉल्ड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि शिक्षा का प्रवर्तक कौन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि हु कॉल्ड द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा का परिवर्तक है कौन हो सकता है। ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का परिवर्तक। ठीक है, इम्प्लीमेंटर यानी शिक्षा का परिवर्तक कौन हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है करिकुलम, दूसरा कह रहा है टीचर, तीसरा कह रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर कह रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बता दें आप लोगों को अर्थ इसका बता दे रहे हैं। ठीक है, हु कॉल्ड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का प्रवर्तक कौन हो सकता है। पहला कह रहा है कैरिकुलम, कैरिकुलम का अर्थ होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम। और यहाँ पे कह रहा है टीचर मीन्स होता है शिक्षक ही, आप लोगों को पता ही होगा शिक्षक, आप लोग कितने भावी शिक्षक होने वाले हैं। और यहाँ पे कह रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है शिक्षा के विभाग। ठीक है, शिक्षा के विभाग हो सकते हैं, शिक्षा के विभाग हो सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है चौथा स्टूडेंट यानी छात्र। ठीक है, छात्र। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग अब कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैरिकुलम की बात कर रहा है, पाठ्यक्रम की बात कर रहा है। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप किसी भी प्रवर्तक को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है हमारा शिक्षक, शिक्षक को भी नहीं रख सकते हैं आप। ठीक है, शिक्षक को भी नहीं रख सकते। ठीक है आप, और यहाँ पे एजुकेशन पाठ्यक्रम, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रवर्तक यानी हो सकता है उसको बदलाव कर सकता है, कि कौन कर सकता है, शिक्षा विभाग कर सकता है ना, परिवर्तन यानी परिवर्तन कर सकता है शिक्षा में, एजुकेशन में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए पाठ्यक्रम में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, टीचर बदलाव नहीं कर सकता है पाठ्यक्रम का, और स्टूडेंट भी नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है आपका, एजुकेशन विभाग कर सकता है। जो भी उलटफेर करना होता है ये एजुकेशन विभाग करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने हम लोग अब यहाँ पे अपने बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, जो हिंदी से लिए गए हैं, और अंग्रेजी की अब अगली क्लास चलाई जाएगी बाद में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि हमारा 16वां ये कह रहा है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, पेड़ से बंदर कूद रहा है, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपदान कारक होगा, कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या फिर कर्ण कारक होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध अधिकरण सभी आपको पता ही होगा। तो इसको बताइए, आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, पेड़ से बंदर कूद रहा है, यानी कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग हो रहा है। ठीक है, यानी जैसे पेड़ से पत्तियां गिर गई। ठीक है, जैसे एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, इससे पत्तियां गिर गई। ठीक है, अलग हो गया इससे। ठीक है, या फिर पेड़ है, पेड़ से बंदर कूद गया। ठीक है, अलग हो गया। ठीक है, यानी शाखाओं से फूल गिर गए। ठीक है, या फिर कैसे ये पाठ्य पुस्तक से पेज निकल गया, यानी अलग हो गया। जहाँ पे अलगाव की बात करें वो कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेड़ से बंदर कूद गया, अपदान कारक होगा, कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या फिर कर्ण कारक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे अपदान कारक होगा। ठीक है, पेड़ से बंदर कूदा इस वाक्य में कौन सा होगा, पर सर्ग अलग होने पर भाव दर्शाता है। ठीक है, ये अपदान कारक का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा अपदान कारक। ठीक है, जहाँ से भी कोई चीज़ अलग हो वो क्या होता है, अपदान कारक होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा 16वें के साथ जाएगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। और आप लोगों से एक बार और कह देंगे कि जल्दी से एक बार और शेयर कर दीजिए। 3 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, 3 प्रश्न बचे हुए हैं, उसके लिए शेयर कर दीजिए प्लीज़। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन के साथ साथ सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 17 हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, 17 क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, रति होता है, क्रोध होता है, उत्साह होता है। तो जल्दी से बताइए 17 का आंसर क्या होगा हमारा, रस श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा, उत्साह होगा, क्रोध होगा, रति होगा, हास्य होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिए। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न लास्ट में रखे गए हैं, 20वां प्रश्न, उसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताइए यहाँ पे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है क्या होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा, रति के साथ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। हास्य रस का जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हास्य रस का जो होता है
हमारा हास होगा, ऊपर ही बता दिया गया है, ठीक है। हास यानी उपहास किया जाता है किसी का, हास्य रस का, ठीक है, मजाक उड़ाया जाता है। और यहाँ पे रौद्र रस जो होता है क्रोध की आता है, ठीक है, क्रोध के अंतर्गत आता है रौद्र रस, ठीक है, रौद्र। और यहाँ पे बता दें कि जो उत्साह आता है आपका ये अस्थाई भाव के अंतर्गत आता है, ठीक है, अस्थाई भाव के अंतर्गत आता है, अस्थाई भाव के उत्साह जो आएगा, ठीक है, अस्थाई भाव के अंतर्गत आएगा। और जो क्रोध होगा हमारा यहाँ पे रौद्र के अंतर्गत आएगा, और रति जो होगा आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा, और हास्य जो होगा आपका यहाँ पे जो हास्य के पात्र होते हैं उसके अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है, रति होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द हैं, ठीक है, याद रखिएगा तत्सम नहीं पूछा है। तत्सम वो शब्द होते हैं, याद रखिएगा तत्सम वो तत्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हो गए हैं, ठीक है, उनका रूप बदल गया है, ठीक है। और जो तत्सम रूप होते हैं, याद रखिएगा जो तत्सम होते हैं ये संस्कृत से डायरेक्ट संस्कृत में ही आ जाते हैं, ठीक है, संस्कृत में उनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। और संस्कृत से जो बदल के हिंदी या अपनी अलग अलग भाषाओं में आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्भव, ठीक है, तत्भव कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत शब्द का संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट वो संस्कृत में ही रहे हैं, और संस्कृत से रूपांतरित अलग भाषा बन गई है, उसे क्या कहा जाता है, तत्भव कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तत्भव शब्द है भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है, मछली है, ठीक है। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कि देखिए यहाँ पे अब देखिए पूछा है, आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है, तत्सम और तत्भव छांटने का, ठीक है। आप लोगों को पता ही है कि तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत होते हैं, तत्भव जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हिंदी या फिर अलग भाषाओं में बोले जाते हैं, ठीक है। जो संस्कृत का रूप बदल गया है उसे तत्भव कहा जाता है, जो डायरेक्टली संस्कृत के साथ संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं तो उसे तत्सम कहा जाता है। तो अब आप याद रखिए तत्भव पूछा है तो आप यहाँ से तत्सम रूप निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए भ्रमर जो होता है ये भी आपका घूमने से तात्पर्य है, ये देखिए भ्रमर संस्कृत शब्द से, अग्नि भी संस्कृत शब्द का रूपांतरण है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है मत्सक, ठीक है, मत यहाँ पे कह रहा है कि मत्तक, ठीक है, मस्तक, जो मस्तक है ये भी आपका सर होता है, दिमाग होता है, लेकिन मस्तक जो होता है संस्कृत होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मछली जो शब्द है ये मत्स्य होता है, क्या होता है, मत्स्य होता है, ठीक है, मत्स्य होता है, यही राइट आंसर होगा चौथा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा 18वें का हमारा चौथे के साथ जाएगा मछली, ठीक है। इसका जो संस्कृत शब्द होता है, ठीक है, ये तत्भव शब्द है, और संस्कृत जो तत्सम रूप होगा इसका, तत्सम रूप जो होगा इसका मत्स्य होगा, ठीक है, मत्स्य होगा, ठीक है, याद रखिएगा मत्स्य होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पे 18वें का हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा हमारा जो चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 19वें प्रश्न पे, ठीक है, देख लेते हैं 19वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण करा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक कौन है, ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। और यहाँ पे दूसरा करा है बाल कृष्ण भट्ट है, तीसरा करा है कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, और चौथा करा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो राइट आंसर इनका जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ठीक है, कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के प्रकाशन के संपादक कौन है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन होंगे, या फिर यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट होंगे, या फिर प्रताप नारायण मिश्र होंगे, या फिर चौथा कराएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए जल्दी से, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो टाइम मत लीजिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग और अपने अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। राइट आंसर जो होगा बालकृष्ण भट्ट होगा, ठीक है। इनके अंतर्गत क्या है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के प्रकाशन, इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1877 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो प्रकाशन हुआ था 1877 में हुआ था, और ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था याद रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और बता दें कि यह एक मासिक पत्रिका है, ठीक है, मासिक यानी हर महीने में प्रकाशित होता है, ठीक है, मासिक पत्रिका है, याद रखिएगा। और इसके संपादक यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता दें महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, 1877 में हुई थी। और कहाँ पे प्रकाशित होती है, इलाहाबाद में होती है, ठीक है, इलाहाबाद में होती है इसकी प्रकाशन, ठीक है। और इसके जो ये कब प्रकाशित होती है, ठीक है, ये मासिक होती है, ठीक है, हर महीने, मासिक हर महीने होती है, ठीक है, मासिक में होती है, ठीक है, यानी हर महीने में होती है, याद रखिएगा। और इसके जो यहाँ पे संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न पे, और 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है।
और इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, तब यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है इसके बाद यानी लाइव क्लास खत्म होगी तो वीडियो एक बार फिर से प्ले करके उसके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर देना है, ताकि आप लोगों के जो उत्तर हैं अगले क्लास में जब लाइव क्लास चलाई जाए उसमें आपके नाम और उत्तर बताए जाएँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्य, यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है। ठीक है, सूर्य उदय, और यहाँ पे खड़ा सूर्य धन उदय। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आप लोग बताइएगा कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद में होता है बांटना। ठीक है, बांटना होता है। ठीक है, बांटना होता है संधि विच्छेद में, और बांटने के आधार पे इसको फिर से जोड़ा जाता है, एक नया शब्द बना के जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्योधन उदय, सूर्य उदय, या फिर सूर्य धन उदय, या फिर कह रहा है सूर्य धन उदय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। आपको बता दें कि ये जो संधि है, ठीक है, ये संधि जो है ये कौन सी संधि है बता दे रहे हैं, गुण संधि है। याद रखिएगा ये गुण संधि है। ठीक है, और जहाँ पर भी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, जहाँ पर भी अ अथवा अ आए, ठीक है, अ प्लस आ आए, ठीक है, अ प्लस आ है वहाँ पे ई, या फिर ई प्लस ई आ जाए। ठीक है, या फिर ई प्लस ई बड़ी ई आ जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा वो दोनों मिलके क्या होते हैं, ये स्वर आए तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए और ओ और हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गुण संधि है। इसके आधार पे आप लोग बता दीजिएगा कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा, और उत्तर नीचे दिए गए हैं, याद रखिएगा। और जाके एक बार जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन के चैनल पर जाके, यूट्यूब चैनल पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं श्रवण चौधरी आप लोगों का यही प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलते रहें। और अगली क्लास जब चाहे चलाई जाएगी तो 5 अंग्रेजी की क्लास प्रश्न और रखे जाएंगे। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी तो आप लोग टाइम फिर से वीडियो को ऑन करके, ठीक है, वीडियो को ऑन करके, ठीक है, ऑन करके उसके जो चैट बॉक्स हैं, ठीक है, चैट बॉक्स हैं उसमें आप लोग आज के 20वें का उत्तर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक आप लोगों के उत्तर जो हैं अगली क्लास जब लाइव चलाई जाए उसमें आप लोगों के नाम, ठीक है, आप लोगों के नाम के साथ आप लोगों के उत्तर भी बता दिए जाए। ठीक है, जैसे कुछ लोग देते हैं तो उन लोगों का हमेशा बताया जाता है, तो आप लोगों के नाम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, आप लोग अपना नाम और उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।